हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन आर यूट्यूब चैनल जहां हम पढ़ते हैं क्लास 8 का यूपी बोर्ड का सिलेबस। आज हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे आदर्श। इसमें हम 3 चैप्टर ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 4th चैप्टर। कौन सा चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं? 4th चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है चाणक्य। चाणक्य के बारे में मुझे लगता है हम में से आधे लोग, आधे क्या, मैक्सिमम लोग जानते होंगे। शायद ही कोई होगा जो नहीं जानता होगा। चाणक्य जी का पूरा नाम क्या था? विष्णु, क्या नाम था? विष्णु गुप्त, क्या नाम था? विष्णुगुप्त चाणक्य। पर ये फेमस किस नाम से हुए? चाणक्य नाम से फेमस हुए। इनको क्या और कहा जाता था? कौटिल्य। क्या कहा जाता था? कौटिल्य कहा जाता था। ये किस? चाणक्य तक्षशिला के एक ब्राह्मण के पुत्र थे। किसके? कहाँ से थे? तक्षशिला। कहाँ से थे? तक्षशिला। आप सम्राट अशोक को तो जानते होंगे, उनको भी पढ़ा है। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन में तो चाणक्य एक भगवान की तरह आए। चंद्रगुप्त मौर्य में क्षमताएं थी, पर उनके गुरु कौन थे? चाणक्य, जिन्होंने उन्हें शिक्षा दी, ज्ञान दिया, उनको विकास किया, और जिस कारणवश चंद्रगुप्त मौर्य क्या हुए? विश्व में प्रख्यात हो गए। किस में विख्यात हो गए? विश्व में विख्यात हो गए। उनको हर कोई जानता है। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को इतना सशक्त सम्राट बनाया, इतना, मतलब ऐसा नहीं है कि एक गुरु की आवश्यकता नहीं होती है। गुरु ही होता है जो आपको तराशने का काम करता है। हीरा तो होता है, कोयले और हीरे में क्या अंतर होता है? हीरे को परखा जाता है ना, और परखने के लिए किसकी? जो हीरे का व्यापारी होगा, हीरे और पत्थर का अंतर स्पष्ट बता देगा। हमें शायद हीरे और पत्थर का अंतर समझ में ना आए, पर जो हीरे का व्यापारी होगा, जिसके अंदर वो क्षमताएं होंगी, एबिलिटी होगी, जो अपने कार्य में सक्षम होगा, तो वो उसके अंतर कौन बता देगा? आसानी से बता देगा। तो वही थे चंद्रगुप्त मौर्य के लिए थे। मित्र, इस कुश को खोदकर इसमें मट्ठा क्यों डाल रहे हो? इसका कांटा मेरे पैर में घुस गया है। मैंने कांटा तो निकाल लिया, किंतु यह फिर किसी के पैर में न चुभे, इसलिए इस जड़ से नष्ट करना चाहिए। उसने अपने पैर से तो निकाल लिया। हम होते तो हम क्या सोचते? भाई अपने पैर से निकालो, बाकी आगे बढ़ते। वह वार्तालाप चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के बीच का है। ये जो हम पढ़ा ना हमने कि मट्ठा क्यों डाल रहे हो, ये मेरे पैर में कांटा लगा था, किसी और के पैर में ना लगे, तो ये किसके बीच की बात है? चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के बीच की बात है। भारतीय इतिहास और राजनीति में चाणक्य का विशेष स्थान है। शासन के विविध पहलुओं जैसे सारगवीति, विवेचना, उनके ग्रंथ, अर्थशास्त्र, इनको अर्थशास्त्र का बहुत अच्छा ज्ञान था। वैसे संभवतः विश्व के प्राचीन और आधुनिक किसी भी राजनीतिक शास्त्र के विचारक ने नहीं किया था। अंततः चाणक्य की गिनती विश्व के राजनीतिक शास्त्र के महानतम चिंतकों में की जाती थी। किसमें की जाती थी? महानतम चिंतक जो थे, उनको अर्थशास्त्र का ज्ञाता माना जाता था, जिसके बारे में और लोग विचार नहीं करते थे। वो आज के बारे में तो सोचते थे, पर वो भविष्य के बारे में भी सोचते थे कि हमें ऐसा क्या किया जाए कि हमारा भविष्य चिंता मुक्त रहे, हम प्रगति करते रहें। सिर्फ पैर तक नहीं देखना है कि बस हमारे पैर दिख रहे हैं तो यहाँ। उन्होंने उसके आगे का भी जीवन सोचा। ऐसा नहीं था उन्होंने सिर्फ चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में सोचा। उन्होंने सोचा जो आगे की पीढ़ियां भी आए वो कैसे सशक्त हों। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की स्थापना के बाद चाणक्य का नाम जुड़ा है। किससे जुड़ा हुआ है? चंद्रगुप्त साम्राज्य की स्थापना के साथ किसका नाम जुड़ा है? चाणक्य का। मैंने बोला ना, गुरु थे वो उनके। चाणक्य की सहायता से, परामर्श एवं राजनीतिक कूटनीति से चंद्रगुप्त अपने साम्राज्य का क्या करते थे? विस्तार करते थे। किससे? सफलतापूर्वक। चाणक्य का पूरा नाम क्या था? मैं बता चुकी हूँ, विष्णुगुप्त चाणक्य था। उन्हें किस नाम से और जाना जाता था? कौटिल्य नाम से और जाना जाता था। चाणक्य तक्षशिला के किसके? एक ब्राह्मण के पुत्र थे।
बाल्यकाल में ही पिता की क्या हो गई थी, मृत्यु हो जाने पर चाणक्य का पालन पोषण उनकी माता ने किया। उनकी माता का इसमें क्या था, बहुत बड़ा योगदान था। मैंने आपको पहले भी बताया है, मैं बता रही हूँ। एक बच्चे की ग्रोथ कैसी होगी, बच्चे की नींव कैसी होगी, उसमें एक माता का बहुत बड़ा योगदान होता है। तक्षशिला में रहकर उन्होंने ज्ञानार्जन किया के साथ साथ दर्शन का भी अध्ययन किया। ज्ञानार्जन तो करते थे, दर्शन शास्त्र भी उनको आता था। चाणक्य परम विद्वान थे, परंतु बहुत क्रोध एवं उग्र स्वभाव के थे। वो विद्वान तो थे पर उनके अंदर क्रोध बहुत था। उनको छोटी छोटी बातें क्या लग जाती थी, खराब लग जाती थी। उग्र स्वभाव यानी थोड़ा सा गुस्से वाले, जिनको छोटी छोटी बातों पे क्या आ जाता है, गुस्सा आ जाता है। युवा होने पर चाणक्य जीविकापार्जन के लिए मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ चले गए, पाटलिपुत्र चले गए। वहाँ मगध के नंदवंशीय शासक घनानंद से उनकी क्या हुई, भेंट हुई। सम्राट ने चाणक्य को पाटलिपुत्र की दानशाला का प्रबंधक नियुक्त किया। क्या नियुक्त किया, दानशाला का प्रबंधक। क्या नियुक्त किया, प्रबंधक। कटु और उग्र स्वभाव होने के कारण उनका क्या था, कटु और उग्र स्वभाव, थोड़े गुस्से वाले थे। अपने काम में जो है सो है, नियम है तो है, उसका पालन सबको करना ही पड़ेगा, चाहे वो करना चाहे चाहे ना करना चाहे। स्वभाव होने के कारण चाणक्य को वहां से पदच्युत कर दिया गया, मतलब पद से निकाल दिया गया। उन्होंने इसे अपना क्या माना, अपमान समझा। उन्हें छोटी छोटी बातें खराब तो लग जाती थी, और ये तो बहुत बड़ी बात है, आपको आपके काम से निकाल दिया गया। और किस कारण, उनके गुस्से वाले स्वभाव के कारण। और सम्राट घनानंद तथा नंद वंश के विनाश करने की प्रतिज्ञा ले ली। उनका जो अपमान हुआ उस कारण उन्होंने क्या ठान लिया कि वो नंद वंश का क्या कर देंगे, पतन कर देंगे, उनको यहाँ से हटा देंगे। यहीं से हुई चंद्रगुप्त मौर्य की शुरुआत। वह सदैव इस खोज में रहती थी कि प्रतिज्ञा कैसे पूरी की जाए। उसी समय उनकी भेंट किससे हो गई, चंद्रगुप्त मौर्य से हो गई। किससे हुई, चंद्रगुप्त मौर्य से हुई। चंद्रगुप्त मौर्य बहुत महत्वाकांक्षी थे। ये कैसे थे, विद्वान तो थे, उग्र स्वभाव के थे, गुस्से वाले थे। वहीं चंद्रगुप्त मौर्य क्या थे, बहुत महत्वाकांक्षी थे। उनके बहुत बड़े बड़े सपने थे। तो दोनों मिल गए और दोनों ने क्या किया, लड़ाई लड़ ली। किसके खिलाफ, नंदवंश के खिलाफ। किसके खिलाफ, घनानंद के खिलाफ। वह मगध साम्राज्य पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे। चाणक्य और चंद्रगुप्त के इस मिलन ने भारतीय इतिहास की क्या कर दी, नवीन दिशा और मोड़ दे दिया। यहीं से चंद्रगुप्त में बल था और चाणक्य में बुद्धि थी। मैंने बोला ना, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य को क्या चाहिए था, कोई ऐसा व्यक्ति जो उन्हें दिशा निर्देश दे कि ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। और चाणक्य को क्या चाहिए था, कोई ऐसा व्यक्ति जो उनकी बुद्धि का प्रयोग करके, जिसमें बल हो, कि वो जैसे दिशा निर्देश दें और वो उन दिशा निर्देशों पर चल सके, जिससे कि वो दोनों का कॉम्बिनेशन क्या था, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन था। एक दूसरे से कह सकते हैं पार्टनरशिप, राम मिलाई जोड़ी वाला था। एक अंधा एक कोढ़ी, वो अंधे और कोढ़ी वाली बात नहीं है। या मैंने कहा भगवान ने एक दूसरे से ऐसे मिला दिया था कि एक के पास बुद्धि है और दूसरे के पास भी बुद्धि है। ऐसा नहीं है कि चंद्रगुप्त मौर्य कोई पागल व्यक्ति है कि बस बुद्धि है। उनमें एक क्षमता थी जो चाणक्य बोलते गए, वो उसको विश्वास करके उन्होंने सफल करके दिखाया। बल और बुद्धि का एक संयोग भारतीय इतिहास में युग परिवर्तन की घटना सिद्ध हुई। क्या हुई, युग परिवर्तन की घटना सिद्ध हुई ना। चलिए, चंद्रगुप्त और चाणक्य ने मिलकर पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर दिया। किस पर आक्रमण कर दिया, पाटलिपुत्र पर। घनानंद की प्रबल सैन्य शक्ति के कारण वे पराजित हो गए। पहली बार जब युद्ध करा तो वो क्या हो गए, पराजित। साम्राज्य की शक्ति सदैव केंद्र में स्थित होती है। किसमें, केंद्र में, और सीमांत क्षेत्र में क्षीण। चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने अपनी रणनीति में परिवर्तन किया। पहले उन्होंने किस पे हमला किया, केंद्र पर। फिर उन्होंने सोचा भाई केंद्र में तो सबसे मजबूत है, वो तोड़ना हमारे लिए थोड़ा आसान है। पहले हम क्या करते हैं, साइड्स जो उनके यहाँ, ये साइड तो कमजोर हो गई ना, यहाँ पर तो इतनी शक्ति नहीं लग पा रही जितनी केंद्र में शक्ति लगेगी। तो उन्होंने क्या सोचा,
पहले जो किनारे में राज्य हैं, जो किनारे पे बसे हुए शहर हैं या गांव हैं या कस्बे, सबसे पहले इन पर करें, इन पर विजय प्राप्त करें। और यही रणनीति उन्होंने क्या की, प्रयोग में लाई। रणनीति में परिवर्तन करके यह निर्णय लिया कि पहले मगध राज्य के सीमांत क्षेत्र पर विजय प्राप्त करेंगे, तत्पश्चात मगध राज्य पर आक्रमण करना उचित होगा, जिससे कि उन्हें की थोड़ी सी शक्ति प्रबल हो जाए, सैन्य शक्ति आ जाए। इस नवीन योजना के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने पंजाब पर आक्रमण किया और विजय प्राप्त की। इसके पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य एक विशाल सेना लेकर पाटलिपुत्र पहुंचे। इस युद्ध में घनानंद मारा गया। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से मगध पर अधिकार प्राप्त कर लिया। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की विविधता राज्याभिषेक कर 321 ईसा पूर्व में उसे मगध का क्या बनाया, सम्राट घोषित किया। कब, 321, याद रखना बेटा, ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ईसा पूर्व उसे मगध का सम्राट घोषित किया। चाणक्य की बुद्धिमत्ता और कूटनीति के कारण चंद्रगुप्त मौर्य ने उन्हें अपना क्या बनाया, प्रधानमंत्री बनाया और प्रमुख परामर्शदाता नियुक्त किया। वो उनके परामर्श के बिना क्या नहीं करते थे, कुछ भी नहीं करते थे। जो वो कहते थे वो उसी के अनुसार करते थे। कौन करते थे, चंद्रगुप्त मौर्य करते थे। चाणक्य ने अपने जीवन के अंतिम समय तक मौर्य साम्राज्य की क्या की, सेवा की। चाणक्य ने राजतंत्र को एक सर्वाधिक उपयोगी संस्था माना है। उसके अनुसार राजा में धर्मनिष्ठता, सत्यवादी, कृतज्ञ, बलशाली, वृद्धत्व का सम्मान करने वाला, उत्साही, विनयशील, विवेकी, निर्भीक, न्यायप्रिय, जिसको न्यायप्रिय हो। क्या क्या माना है, धर्मनिरपेक्ष, जिसको जो ये ना देखे न्याय करते वक्त कि ये कौन से धर्म का है, कि ये मुसलमान है कि ये क्रिश्चियन है, वो ये सब ना देखे कि ये ऊंची जाति का है कि ये निम्न जाति का, वो ये ना देखे। उसको न्याय करना है तो वो सिर्फ न्याय संगत देखे, दोनों पक्षों में क्या सही है क्या गलत है वो इस बात को देखे। तो इसको कहते हैं धर्मनिरपेक्षता। सत्यवादी, वो सत्यवाद बोलता हो। जब अगर आप राजा ही झूठ बोलेगा तो प्रजा तो झूठ बोलेगी, उनके जो कार्यकर्ता होंगे वो लोग भी झूठ बोलेंगे। तो सत्य में विश्वास रखने वाला होना चाहिए, वो कृतज्ञ होना चाहिए, उसके पास जो कुछ है वो उसके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करे, कि जो उसकी प्रजा है उसके प्रति सम्मान व्यक्त करे, जो उसको ऐसा ना सोचे कि मैं राजा हूँ बस जो मैं कहूँगा वो करेगा, नहीं, उसके अंदर कृतज्ञता होनी चाहिए। बलशाली तो होना चाहिए, बलशाली सिर्फ हाथ पैरों से नहीं दिमाग से भी मजबूत होना चाहिए। वृद्धों का सम्मान करे, उसके यहाँ जो वृद्ध हैं उनको सम्मान पूर्वक देखे, ऐसा ना कहे कि निकालो वृद्ध जो लोग हैं गांव से। उत्साहित होना चाहिए, अगर वो ही निराश रहेगा, अगर उसमें उत्साह नहीं होगा जीवन के प्रति या आने वाली चुनौतियों के प्रति, तो उसके ऐसे जीवन को क्या, वो अपने जो प्रजा है उसको कैसे उत्साहित रखेगा, उसकी खुशियाँ कैसे आएंगी। सब लोग अगर ऐसे मुरझाए से रहेंगे। विनयशील होना चाहिए, विवेकता पूर्वक वो निर्णय ले, ऐसा नहीं है कि गुस्से में आया और कुछ भी करने लगा, ऐसे नहीं, जो भी करना है सोच समझ के करना चाहिए। न्यायप्रिय होना चाहिए, उसके अंदर न्याय की भावना होनी चाहिए कि मुझे क्या करना है, अपने देश को न्याय देना है। क्या होना चाहिए, मृदुभाषी होना चाहिए। जब वो अपनी प्रजा से बात करे, अपने लोगों से बात करे, तो ऐसे डंडे की नोक पे ना करे कि तुम्हें ये करना पड़ेगा, तुम्हें ये करना, ऐसी भाषा नहीं होनी चाहिए। उसकी मृदु भाषा होनी चाहिए, उसकी बात सुन के लोग उसके काम को करने के लिए इच्छुक होने चाहिए। राजा को सम्मान किस बात पर डिपेंड करता है, कि वो अपनी प्रजा के साथ व्यवहार कैसा करता है, वो अपने लोगों के साथ व्यवहार कैसा करता है। कार्य निपुण होना चाहिए, उसके अंदर राजा होने के क्या होने चाहिए, गुण होने चाहिए। उसे काम, क्रोध, मद, मोह, अहंकार, ईश्वर द्वेष आदि दुर्गुणों से दूर रहना चाहिए। उसके अंदर काम क्रोध नहीं होना चाहिए, मोह माया नहीं होनी चाहिए, उसमें अहंकार नहीं होना चाहिए कि भाई मैं तो ईश्वर हूँ। नहीं, ईश्वर तो एक है जिसने हम सबको बनाया है। हम सब क्या हैं, अपना जीवन जी रहे हैं और हमें उसमें क्या करना है, आगे बढ़ते जाना है। इस प्रकार राजा में केवल राजा के ही गुण
वरन श्रेष्ठ व्यक्ति के सभी गुण होने चाहिए। राजा बनने के लिए सिर्फ ये नहीं है कि आप अपने पिताजी की श्रेष्ठ संतान हो तो आपको राजा बना जाए, आपके अंदर वो गुण भी होने चाहिए। चाणक्य के अनुसार राजा का कर्तव्य है कि आकस्मिक और प्राकृतिक आपदाओं से नागरिकों की रक्षा करे। जो भी राज्य में परेशानी आए उसमें राजा का कर्तव्य बनता है कि वो अपनी प्रजा की रक्षा करे। ये उन पर कोई एहसान नहीं कर रहा उनकी रक्षा करके, उसका काम है ये। अगर वो राजा है तो उसको सबका सम्मान करना है, उसका सबका कल्याण का सोचना है। जो भी आपदाएं आ रही हैं उससे उनकी क्या करनी है, नागरिकों की रक्षा करनी है। राज्य की अपंग, शक्तिहीन, वृद्ध, रोगी, दीन दुखियों का पालन पोषण करना चाहिए। जो लोग सक्षम नहीं है अपना स्वयं का सक्षम नहीं है कि अपना जीवन खुद के बिना किसी सहायता के जी सके, उनकी क्या करनी चाहिए, राजा को जिम्मेदारी उठानी चाहिए अपनी संतान की तरह। राज्य को शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। राज्य में शिक्षित होना उसे कोशिश करनी चाहिए कि उसके आसपास जो लोग शिक्षित हो सकें। राज्य का यह कार्य है कि साहूकार, व्यापारी, जादूगर, शिल्पी, नट, शासकीय अधिकारी और कर्मचारियों के आदि के शोषण, उत्पीड़न से प्रजा की भली भांति रक्षा करे। जो राजा के नीचे के लोग होते हैं, जो जादूगर हो गए, शिल्पी हो गए, शासकीय अधिकारी हो गए, कर्मचारी हो, वो जो प्रजा है उसका वो ना करें, शोषण ना करें। इस बात का भी राजा का ध्यान होना चाहिए। राजा को पता होना चाहिए कि उसके राज्य में क्या हो रहा है। व्यापारी अनुप्रयुक्त दर से क्रय विनिमय ना कर सके, मतलब 1 रुपए की चीज़ 100 रुपए पे ना बेचें, क्रय विनिमय ना कर रहे हो, इसका राजा पर ध्यान होना चाहिए। इसके लिए राज्य को चाहिए कि वे नियम निर्धारित करे। राजा को क्या चाहिए, नियम निर्धारित करने चाहिए कि भाई 1 रुपए की चीज़ है तो क्या 1 रुपए में बिकेगी, 100 रुपए में नहीं। जो क्रय हो रहा है, जो विनिमय हो रहा है, जो आदान प्रदान हो रहा है, सामान को खरीदा जा रहा है, बेचा जा रहा है, उस पर राजा को नियम बनाने चाहिए और राजा को ये बात का सुनिश्चित करनी चाहिए कि वो नियम क्या हो रहे हो, पालन हो रहे हो। राजा को पता होना चाहिए कि उसके राज्य में क्या हो रहा है। राज्य के इन कार्यों से विवेदित होता है कि चाणक्य ने आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्य की कल्पना कर ली थी कि किस प्रकार का आधुनिक राज्य होना चाहिए। उन्होंने प्रजाहित को राज्य का लक्ष्य माना। जिस राज्य की प्रजा खुश होती है वो राज्य विकसित ही होता है। चाणक्य वर्षा न होने के कारण अकाल के समय सैकड़ों साधुओं को नित्य भोजन कराते थे। जब अकाल पड़ जाता था, जब लोग प्रजा के पास भोजन नहीं होता तो वो साधुओं को खाना भी खिलाते थे। चाणक्य एक व्यवहार कुशल राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने नीति पर भी एक पुस्तक लिखी थी। उन्होंने उनके एक ऐसे विचार हैं जिनसे ये पता चलता है कि मौर्य साम्राज्य के निर्माता के रूप में वे सफल रहे। उन्होंने राजतंत्र का समर्थक होते हुए भी निरंकुश स्वेच्छाचारी शासक का विरोध किया जो अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जी रहा है। उसको पड़ी ही नहीं है कि प्रजा सुखी है या नहीं, उसे ये पता ही नहीं है कि उसके राज्य में क्या चल रहा है, तो उन्होंने इसका क्या किया, विरोध किया। चाणक्य आज भी आधुनिक राजनीतिक विचारकों, चिंतकों के अग्रणी माने जाते हैं। आज भी उनकी पुस्तकों से सबको सीखने को मिलता है। सोचिए उस समय में जब कुछ भी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, तब चाणक्य की सोच क्या थी एक राज्य के लिए, एक देश के लिए, एक विकसित, एक विकासशील देश के लिए क्या सोच थी। आज भी उनकी पुस्तकें पढ़ के लोग सीख रहे हैं। आज भी जो उन्होंने तब सोचा था वो आज भी लागू किया जा सकता है। उन्होंने इस तरीके की चीज़ें सोची। आज बेटा इस चैप्टर में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। इस चैप्टर से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक बार खुद भी आप रीडिंग लगा लेंगे ना तो आपको ये याद रहेगा। तो आज बस इतना ही रखते हैं इस क्लासेस में। बाकी आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। कुछ पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों को बताइए कि कोई ऐसा चैनल है जो पढ़ाता है, क्लास 8 का पढ़ा रहा है इस वक्त, तो जुड़िए अगर पसंद आ रहा है तो, ठीक है। और बाकी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। PDF चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए और बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। समय की कीमत रखिए, समय आपकी कीमत।